हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस में। मैं देवी सिंह। तो हम यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इसके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं। क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट से संबंधित होगा। पहले मैं पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि रामायस की जो फाउंडर हैं ऋचा मैम, तो वो आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस करती हैं और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं यूं ही हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटी का क्रैश कोर्स है तो ये करीब 5 से 6 घंटे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर पॉलिटी तो 5 से 6 घंटे में होगी नहीं, तो भाई ये क्रैश कोर्स है। हम ये उम्मीद करके आपसे आए हैं यहाँ पर कि आपने प्रॉपरली एक कॉम्प्रहेंसिवली ऑलरेडी कंप्लीट किया होगा कोर्सेज को, और ये जो हमारा कोर्सेज है ये आपका क्रैश कोर्सेज है। तो इसमें से आपको एक बात चीजों को बस रिवाइज करवा देना उद्देश्य है, कम समय में और ज्यादा से ज्यादा चीजों को दे पाना। ठीक है, तो चलो हम बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्रैश कोर्स नाम है तो उसको, उसकी अस्मिता को तो बचा के रखेंगे। अगर हम ही लेक्चर देने में बहुत टाइम ले लिया तो फिर क्या मतलब, है ना। तो चलो हम पहले पॉलिटी का जो पहला लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखो भाई, ये रेगुलेटिंग एक्ट है ना, एक्चुअल में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। ये क्यों? क्योंकि कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, जो कुप्रशासन था, जो करप्ट एक्टिविटीज थी, कंपनी के जो कर्मचारी थे तो करप्ट एक्टिविटीज में लग चुके थे। वो स्वयं के व्यापार पे फोकस करने लगे थे। जो प्रशासन था वो लगातार मतलब कुप्रशासन में चेंज बदल गया था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको दूर करने के लिए इसमें से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे भाई? अगर हम प्रावधानों की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी और इसमें से जो बंबई प्रेसिडेंसी, तो इसमें से बंगाल यानी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन इन दोनों को ला दिया गया। ठीक है, यानी जो, और यहाँ पे गवर्नर जनरल होने लगे। तो बंगाल जो है यहाँ फिर एक गवर्नर जनरल बनाए गए। इसमें से इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है। तो जितनी भी, मैं अगेन बोल रहा हूं कि जब हमारा ये एक रेगुलर कोर्सेस होता है उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये ध्यान रखना कि भाई मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया, और भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके कुछ न्यू प्रावधान थे और इसी के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना करी गई। फिर इसके बाद आता है फिट्स इंडिया एक्ट। इसके क्या प्रमुख प्रावधान थे? एक ये कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करी गई। जो कंपनी के मामले थे उसको सरकार ने और कड़ी, मतलब उसमें से वो कंट्रोल बढ़ा दिया अपना, उसमें से नियंत्रण बढ़ा दिया। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। उसी के द्वारा तो नियंत्रण किया जाएगा कि डायरेक्टली कंपनी के जो मामले हैं उस पर से नियंत्रण किया जा सके। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, कंपनी का जो व्यापार है इसमें हस्तक्षेप की नीति, और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जो कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक दूसरे से अलग कर दिए गए। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, जो कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी इसमें से 1786 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। देखो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट है तो कंपनी का जो व्यापारिक जो आप ये कॉमर्शियल मोनोपोली थी, एकाधिकार था, इसको समाप्त करके चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रखा गया, लेकिन बाकी का जो व्यापार है वो समाप्त कर दिया गया।
अब जैसे बात करें कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, तो कंपनी अगले 20 सालों तक भारतीय प्रदेशों और वहां से रेवेन्यू को मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करना, कंट्रोल करना, इसका अधिकार मिल रहा। वेरी फर्स्ट टाइम, प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा ये राशि ध्यान रखिएगा। तो 1813 के जो चार्टर एक्ट है, तो शिक्षा पर खर्च 1 लाख रुपए इसी के अंतर्गत दिया गया। अब बात आती है 1833, तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान रखा गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जो पहले बंगाल का डबल जी था, गवर्नर जनरल था, वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है। अब कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक काउंसिल्स में एक जो है कानूनी सदस्य सम्मिलित, और मैकाले पहला जो सर्वप्रथम विधि सदस्य रहा। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई कानून बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल डबल जी का जो काउंसिल है, इसमें से एक सदस्य जो कानूनी सदस्य सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 की बात आती है। नियंत्रण बोर्ड और उसके द्वारा उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित, और सरकार के द्वारा जो मतलब ये वेतन जो निश्चित किया गया। साथ में जो धन की बात करें तो इसमें से ये जो धन है वो कंपनी देगी, और डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके, पहले 24 डायरेक्टर थे तो अब इनकी संख्या घटा करके 18 कर दी गई। 6 क्राउन द्वारा, इसमें से 18 में से जो है 12 तो कंपनी के, और जो 6 हैं इसमें से क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात आती है। तो भारतीय प्रशासन के नियंत्रण अगर बात करें तो कंपनी से छीन करके ब्रिटिश राजमुकुट को दिया गया 1858 में। अब भारत राज सचिव और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, और भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम, अब भारत के गवर्नर जनरल को डबल जी अर्थात गवर्नर जनरल ना कहा जाएगा। 1858 में ही इसको नाम बदल करके वायसराय कहा गया, और भारत में ब्रिटिश क्राउन अर्थात ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अब ये जो वायसराय है, ये उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन कुछ अधिनियमों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, वायसराय। अब भाई 1858 में वायसराय आ गया है, अब गवर्नर जनरल नहीं है। ठीक है। तो वायसराय को आपातकाल में ऑर्डिनेंस क्या है, जब सदन नहीं, जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपातकाल का जो इमरजेंसी के टाइम पे, मान लो आपातकाल की दशा में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश लागू रहने की मैक्सिमम जो अवधि वो 6 मंथ थी। परिषदों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करी गई, और लॉर्ड कैनिंग जो कि विभागीय प्रणाली, मतलब इसमें से वायसराय की कार्यकारी परिषद का एक्सटेंशन भी किया गया। बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, तो इन प्रांतों को पुनः जो अधिकार है वो दे दिए गए, और अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का ये इन्हें राइट्स, अधिकार मिल गए कि अपने लिए कानून और संशोधन करने के राइट्स मिल जाते हैं। इसके बाद फिर वही भारतीय परिषद 1892 आता है। इसमें से 1892 में विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। ध्यान से सुनना, विधान परिषद के जो सदस्य हैं तो बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूरी सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार, धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिल रहे हैं। इसके बाद सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का धीरे धीरे 1892 से ही स्टार्टिंग हो जाती है। फिर इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है, और ये मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1909 जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म के अंतर्गत की जाती है, और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर, जो केंद्रीय विधानमंडल था, तो मत देने का राइट्स अधिकार नहीं दिया गया है इसमें से। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि अगला जो है भारतीय जो परिषद अधिनियम के बारे में कुछ कथन भी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसे गांधी जी इसमें क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया।
और जो 1909 का ये जो एक तरीके से आप ये कह लो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी में करी जाती है, जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म आता है, तो इसको गांधी जी कहते हैं कि भाई ये जो रिफॉर्म आप कह रहे हो ये इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्र जो प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि भाई ये नौकरशाही का एक अधूरा और अल्पकालीन एग्रीमेंट है। साथ में अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका अन्य नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में डायरकी रूल यानी द्वैत शासन का प्रारंभ होता है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का यहाँ स्पष्ट प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी शासन पहली बार। प्रांतीय विषय की अगर हम बात करें तो आरक्षित विषय प्रांत दो भागों में विभाजित किया गया और हस्तांतरित विषय पे। अधिनियम का आधार जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली था। और अगला जो आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रावधान क्या है भाई? गठन देखो संघीय, इसमें से 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। द्वैध शासन यानी प्रांतों से ये समाप्त कर दिया जाता है। अब द्वैध शासन केंद्र पे लागू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रांतों से समाप्त हो जाता है द्वैध शासन यहाँ और केंद्र में लागू हो जाता है। ऑटोनॉमी की बात करें तो प्रांतों को स्वायत्तता मिलती है। वहीं स्वशासन तो प्रांतों को थोड़ी स्वशासन और दोहरे शासन के स्थान पर यहाँ पे स्वशासन की बात करी गई। वहीं भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के अंतर्गत गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है। विस्तार की बात करें तो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आधार स्रोतों की तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे जो है काफी हद तक 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आप देखोगे कि एक प्रमुख सोर्सेस है। 2/3 कहा जाता है कि ये सब भारत शासन अधिनियम से हमने चीजें ली हैं। वहीं जो हमारी केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी बाइकैमरल होती है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में होता है। स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में होती है। अब जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि भाई एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम को कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है। गुलामी का अधिकार दास्ता का आज्ञा पत्र है और अनुदेश प्रपत्र है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तौर पे से समाविष्ट है। भारत के संविधान में वर्ष 1950 में से समाविष्ट किया गया। वहीं कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1936 में, तो भारत सरकार अधिनियम ये 1935 में जो अस्वीकृत हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें से यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, हमने 1935 को पढ़ लिया है। तो ये अविभाजित भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना 1937 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दो राज्य बनते हैं, यानी एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 15 अगस्त 1947 यानी 1947 से भारतीय रियासत जो प्रिंसेस स्टेट थे उन पर ब्रिटिश प्रभुता की समाप्ति हो जाती है और हम आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947। दोनों अधिराज्य मतलब पाकिस्तान और भारत की संविधान निर्माती सभा को संविधान बनाने का राइट्स मिल जाता है और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता। वहीं भारत का जो राज सचिव का जो पद होता था उसे 1947 के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये सारी चीजों को आपने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भाई बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत 1974 में की गई। प्रधान सेनापति की शक्तियां सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेल्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। कानून निर्माण में जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा होती है और वही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों और गैर सरकारी सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा।
बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। जो बर्मा, जो आज का म्यांमार है, इसको 1937 में अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और वेरी फर्स्ट टाइम उत्तरदायी शासन शब्द का जो प्रयोग है भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा करी गई। और संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग है वो स्वराज पार्टी ने 1934 में करी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति जो एम.एन. रॉय थे 1934 में ही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग 1934 में ही करी। वही भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। जो भारतीय संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी गई, ये ध्यान रखना। अब संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया की बात करते हैं तो संविधान सभा में देखो कि इसके गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन होता है। वहीं भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा मतलब ये गठित होती है। इसमें से कुल 15 महिलाएं होती हैं। इसमें से प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इस संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन होते हैं। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को होता है और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। और लागू होता है 26 जनवरी 19। इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी समितियों को लेकर के बात करें और अध्यक्ष को लेकर के, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जाता है सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के, मूल अधिकार समिति के, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के, मूल अधिकार समिति के, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता रहा है। संविधान सभा का जो चुनाव और परिणाम में तो कुल जो टोटल सीट्स हैं 296 ब्रिटिश भारत, उस समय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 15 और अन्य को 15 मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ देखो संविधान कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने वेरी फर्स्ट टाइम संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1947 को पेश किया। संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1947 में हुआ और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1947 को होता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये भी ध्यान रखना। प्रारूप समिति की बात करें तो गठन 29 अगस्त 1947, कुल सदस्य संख्या 7, अध्यक्ष समेत। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सदस्य इसमें से एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, बहुत मतलब संविधान के बहुत बड़े जानकार, मोहम्मद सादुल्ला और बीएल मित्र और टीपी खेतान। बाद में आपको बता दूं कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और एक व्यक्ति की मृत्यु होने की वजह से, जैसे बीएल मित्र की जगह एन माधव राव और इनका जो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से टीटी कृष्णामाचारी आते हैं। वहीं परीक्षा के उपयोगी मतलब परीक्षा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट के लिहाज से अगर बात करें तो कुछ और फैक्ट हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए, ध्यान रखना संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के तौर पे इसका अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति थे, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा। इसने ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि भाई संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अब प्रारूप समिति का गठन
ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान रखना। और जो प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947 को, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसमें से भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। तो थोड़ा सा इसे भी देख लो। देखो, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर 1758 से 60 और फिर 1765 से 67, ये भारत के प्रथम गवर्नर हैं, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, ये जो है 1774 से 1785 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835, 2 साल तक। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 भारत के पहले वायसराय होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद सी राजगोपालाचारी जून 1948 टू जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहली बैठक जैसे कि मैंने बताया 9 दिसंबर 1947 अस्थायी तौर से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। फिर स्थायी तौर से सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो सर बी.एन. राव जी को बनाया जाता है। संविधान निर्माण में जो टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। प्रारूप पर बहस करीब 114 दिन होती है। कुल जो खर्च है इसमें से तो 63,96,729 रुपया आता है। कुल वचन तो 3 बार होता है। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले को देख रहे थे। वहीं वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण तथा गृह, और जो सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और आसफ अली रेल मंत्री। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, सी एच भाभा कार्य खनन और शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा, और जो आई सुंदरीकर जो है वाणिज्य मंत्रालय, ये अंतरिम सरकार के तौर पे थे, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से जैसे हमने उद्देश्य का प्रस्ताव, लेकिन भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्ताव नहीं सॉरी, हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल राइट्स। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से ही लिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग इम्पीचमेंट भी हमने अमेरिका से। ब्रिटेन से हमने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। विधि का शासन आर्टिकल 14 आगे पढ़ाऊंगा, हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली यानी बाइकैमरल सिस्टम, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद रूस, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में जो न्याय की बात करी गई है, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सेटिंग है, उद्देशिका की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, तो ये भी कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र में निहित हैं, तो ये भी हमने कहा कि कनाडा से लिया है। इसके साथ साथ आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मेथड है, जो पद्धति है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखना, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं इसमें से, जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो संविधान,
भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। संविधान सबसे परे, इससे ऊपर कोई नहीं है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। जो इमरजेंसी जो कुछ उपबंध हैं तो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। वहीं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, जो कि पहला रिटन संविधान है। अब बात आती है उद्देशिका की। भाई उद्देशिका प्रस्ताव अगर हम बात करते हैं तो ये जो सबसे पहले 13 दिसंबर ऑफ 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डॉक्टर नहीं, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो ये उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, इसको अंगीकार, जो इसको अडॉप्ट किया जाता है 22 जनवरी, यानी संविधान में इसे अंगीकृत किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। इसके मूल तत्व क्या हैं? विशेष इसकी जो उद्देशिका प्रियम्बल है, मूल तत्व जैसे कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुता संपन्न का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री, यानी कि हमारे प्रभुता संपन्न का मतलब है कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। हमें कोई किसी प्रकार से दबाव डाल के हमें प्रभावित नहीं कर सकता है, हम स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं। वहीं समाजवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है संपत्तियों का लोकतांत्रिक तरीके से समाजीकरण करना है। उन्हें मतलब समाजीकरण का मतलब है कि जो गरीब तबका है तो उनको इनहेंसमेंट करना है और संपत्तियों का वितरण करना है, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि भाई हमें किसी के भी साथ यानी धर्म के आधार पर भेदभाव न करना, सेकुलरिज्म को फॉलो करना, सभी के साथ नेशनल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट करना। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि जो हमारे यानी जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र के हेड हैं, वो क्या होंगे? वो जनता के द्वारा चुने गए होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बल्कि वो मतलब किसी ऐसी मतलब ये समझो कि किसी वैसे राजतंत्र से संबंधित नहीं होंगे, यानी कि वो बाय डिसेंट नहीं होंगे, बल्कि वो जनता के द्वारा चुने गए होंगे, गणराज्य। अब वहीं ये तो मूल तत्व देखा। समता की अगर बात करें तो यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करी जाती है। वहीं प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने यूएसएसआर, अब जो रसिया है तो हमने ये यूएसएसआर से लिया। स्वतंत्रता, वही उद्देशिका की मतलब विषय वस्तु की बात करें तो स्वतंत्रता की, तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म यानी आंतरिक और बाह्य धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता आपको अपने धर्म के अनुसार है। तो ये सभी स्वतंत्रताओं की भी बात करी जाती है प्रियम्बल में। साथ में अगर जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा नहीं बताया ऐसे, देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द उद्देशिका में ऐड किए जाते हैं। समाजवादी, ये जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये जो है 1976 में शामिल किया जाता है समाजवादी। इसका मतलब मैंने बताया। फिर इंटीग्रिटी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसको लेकर के थोड़ी, तो इसमें से स्वीकृत जैसे कि बात करें मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मतलब इंडियावाद में धारणा प्रस्तुत करी गई, और केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में स्वीकार किया गया। वहीं बेरुवारी वाद में भी इसे अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन जो मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में इसे स्वीकृत किया गया कि भाई जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। उद्देशिका की दृष्टि परीक्षा जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो संविधान, इसमें से उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा है, सोल है। और के मुंशी कहते हैं कि भाई उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा जा सकता है। वहीं डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, जो कि किसको? आर्टिकल 32 को, वहीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज के तौर पे माना और इसे कहा। अब उद्देशिका से संबंधित जैसे कि इसे मैं आपको बता देता हूं, हम भारत के लोग, इसे क्योंकि सीक्वेंस से पूछा जाता है कि भाई ये मतलब पूरा लिख दिया जाता है और सीक्वेंस से कि सीक्वेंस से लगाइए, इसमें से बीच में डॉट दे दिए जाते हैं, तो थोड़ी से हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये शब्द याद आ रहा है, पंथ निरपेक्ष,
और ये कब जोड़े गए? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द 40 अमेंडमेंट सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1947 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि इसके संबंध में विषय यही पूछा जाएगा। देखो, हम स्टेट सिविल सर्विस के क्रैश कोर्स और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप कहेंगे कि बहुत फास्ट है सर, तो देखो जब हमारा ये एक रेगुलर कोर्सेस होगा उसमें से आपको कंप्लीट डिटेल जितना भी मैं आपको बता दूं कि करीब हमारा मतलब स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, जैसे कि जो मैंने एक्ट वगैरह ये सारी चीजें बताई, तो 4-5 दिन की क्लास प्रॉपर होती है। लेकिन ये बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि भाई आपके पास टाइम भी कम है और ये एक तरीके से हम ये मान के बैठे हैं कि आपने जो रेगुलर क्लासेस कहीं ना कहीं से करी हैं और ये क्लासेस आपको एक तरीके से ये एक रिमाइंड करवाने के लिए है। पहली अनुसूची में जो है संघ और संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और उन पदाधिकारियों के वेतन, ध्यान रखिएगा, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और जो अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करती है। फिर आते हैं पांचवी और छठवीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में उपबंध। छठवीं अनुसूची असम एएमटीएम लिखते हैं ना, एएमटीएम, तो ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। ठीक है। वही सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। वहीं 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधान और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित कुछ उपबंध है। ठीक है। अब शासन प्रणाली की थोड़ा सा बात कर लें। देखो, जो प्राचीन शासन प्रणाली थी एंशिएंट टाइम में, तो वहां राजतंत्रात्मक शासन होता था। राजा का बच्चा ही राजा, राजा का बच्चा ही राजा, मतलब वहां कोई ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं हुआ करता था। वहां पूरी तानाशाही, राजशाही चलती थी। वही शासक होता था, जो राजतंत्र में शासक होता था राजा ही, और ये जो पद होता था राजा का, ये आनुवंशिक डिसेंट होता था। सत्ता का स्रोत स्वयं राजा ही होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में आज भी, यूएई, ओमान, कतर, भूटान इसके आज भी जीते जागते उदाहरण हैं। वहीं आधुनिक तौर पे जब नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है लोकतंत्र, तो यहाँ जो शासक होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो कि ये पद योग्यता पर आधारित होता है। यहाँ पे सत्ता का जो स्रोत है इनकी वो जनता होती है। फॉर एग्जाम्पल चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, भारत, कनाडा, फ्रांस इत्यादि देशों में। वहीं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो दो प्रणालियों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष जो है सरकार का प्रमुख होता है, और ये व्यक्ति एक ही होता है। मतलब राष्ट्राध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, शासनाध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अब राज्य का वास्तविक मुखिया भी यही होता है, ऐसा कह लो, और इसका यूएसए जो है एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है। तो ये अध्यक्षीय शासन में ऐसा देखने को मिलता है। वहीं संसदीय शासन में राष्ट्राध्यक्ष जो है राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है, और ये दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं।
जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, और जो प्रधानमंत्री है राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रपति ये वास्तविक प्रमुख होता है, ध्यान रखना, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है ब्रिटेन और भारत है। ठीक है, अब जैसे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो संप्रभुता। अगर राज्य का मतलब यहाँ क्या है, तो संप्रभुता। अगर किसी राज्य का मतलब यहाँ ध्यान से सुनना, देश से है, देश से। राज्य का मतलब यहाँ प्रोविंस से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, बल्कि भारत से है। तो इसके महत्वपूर्ण तत्वों में संप्रभुता जरूरी है। बिना संप्रभुता के जो राज्य है अर्थात देश एग्जिस्ट नहीं करेगा। जनसंख्या, ठीक है, ये होनी चाहिए। सरकार अर्थात सत्ता और भूभाग। लेकिन ध्यान से सुनना, ये राज्य, अगर राज्य को राष्ट्र बनाना है, राज्य को राष्ट्र बनाना है तो एक चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या? एकता। और कौन सी एकता? जो है, जैसे कि भारत आज भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। हम ना एक तरीके से हमारी जो यूनिटी है, हम यूनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा महत्वपूर्ण तत्वों के। कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा जो नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, मंत्री मिनिस्टर्स यही सारा सब कुछ शासन करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है दूसरा नाम इसका, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का जनक है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, और भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि राज्य या देश का जो मुखिया है वो निर्वाचित होगा, बल्कि वो डिसेंट नहीं होगा या नॉमिनेटेड नहीं होगा। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा जाता है, ये जी ऑस्टिन ने कहा, और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य भी कहा केसीफियर जी ने। ठीक है, ये पूछा जाता है, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि ये शब्द किसने कहा था। तो ध्यान रखना, जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन कहते हैं, केसीफियर अर्ध संघात्मक राज्य कहा जाता है। कुछ प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। ठीक है, और जिसमें से जो अभी कल्पना करता है इसमें से पिंगली वेंकैया, ध्यान से सुनना, ये अभी कल्पना, सॉरी इरेज कर लेते हैं, अभी कल्पना करता पिंगली वेंकैया। लंबाई जो है 3:2 है। ठीक है, मतलब जो लेंथ होती है तो ये 3:2, और जो ब्रेथ होती है ये 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3:2 का ये। इसमें से अगर हम पट्टी का जो रंग है तो ये 3 भागों में, केसरिया जो है साहस बलिदान का प्रतीक है। जो ये ऊपर वाली पट्टी का जो रंग केसरिया है, ये साहस बलिदान का। जो बीच वाली पट्टी जो सफेद है, ये शांति का, सच्चाई का प्रतीक है। हरा उर्वरता और समृद्धि का है। जो चक्र रंग जो नीला है, इसमें से 24 तीलियां हैं, और ये जो है प्रगति और न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो और इसी अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है। इस पे जो अशोक स्तंभ है, राज चिन्ह की बात करें तो अशोक का जो सिंह स्तंभ सारनाथ से, इसमें से जो सत्यमेव जयते शब्द है, जो कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अपनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को सिंहों की जो संख्या 4, और नीचे दिए गए जो अंकित दाएं साइड 2, मतलब बैल, सॉरी अशोक चक्र, और बाएं साइड घोड़ा। ओके, राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि से, रचयिता इसके रविन्द्रनाथ टैगोर, अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन जो है 27 दिसंबर 1911 को, पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी गायन की अवधि है 52 सेकेंड। राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, अपनाया गया हुई 24 जनवरी 1950, प्रथम गायन 1896। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो संवत पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, अपनाया गया इसको 22 मार्च 1957 को। प्रथम जो माह इसका चैत्र होता है। ठीक है, और अंतिम माह फाल्गुन। आपने सुना होगा जो चैत आता है, चैत बैसाख है ना, माह ऐसा कुछ जो होता है हिंदी के जो, तो प्रथम माह इसका संवत का ही जो है चैत होता है। ये गर्मी में वही आसपास पड़ता है, यानी जैसे कटाई का जो मौसम होता है। फागुन जो होली फागुन में होती है। ठीक है,
अन्य कुछ राष्ट्रीय प्रतीक, तो जैसे हमारा जो बाघ है ये राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प जो हमारा कमल है, राष्ट्रीय विरासत पशु, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की बात तो हमारा गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय नदी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, वर्ष 2008 में इसको घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखना। वहीं क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो भाई इसमें से जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो हेडक्वार्टर कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका हेडक्वार्टर खुद इलाहाबाद प्रयागराज में है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और दक्षिणी जो हेडक्वार्टर है इसका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये भी ध्यान रखना। राज्य और संघ क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रमुख रियासतें और भारत के विलय के बारे में, तो देखो जो रियासत विलय तिथि जो जम्मू कश्मीर, तो 26 ये पूछा जा सकता है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें बहुत इशू आए थे, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर 26 दिसंबर 1947 को विलय पत्र जो वहां के राजा हरि सिंह थे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करके इसका विलय कर लिया गया जम्मू कश्मीर को भारत के संग में। हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद के जो निजाम है काफी इधर उधर करने की कोशिश करते हैं और बाद में ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस कार्यवाही के माध्यम से 17 सितंबर 1947 को भी भारत संघ में इसको भी विलय कर लिया जाता है। फिर जो रेफरेंडम जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को इसका भी विलय कर लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी इसे समझने का प्रयास करो क्योंकि यहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र जो कि अनुच्छेद 104 1 से 4 में है। पार्ट 1 संघ और उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब डिटेल में वही जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिटेल में तो नहीं कह सकते हैं। 5 अनुच्छेद 511। वही मूल अधिकार जो कि है 1235 भाग 3 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी 36 से 51। भाग 4 का ए, ध्यान से सुनना, मूल कर्तव्य इसमें से 51 का। भाग 5 जो कि संघ और 52 अनुच्छेद 52 और 151 तक। वहीं इसके बाद आती है कार्यपालिका जो कि भाग 5 के अंतर्गत, तो अध्याय फर्स्ट कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के विषय में बात करी गई है। अध्याय जो 2 है संसद, तो इसमें से 79 से 122 तक। फिर अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अनुच्छेद 123, और फिर जो अध्याय जो चैप्टर 4 है संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 47। अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक अनुच्छेद 141 से 151। तो ध्यान रखना ये जो है भाग 5 को ही 5 चैप्टर में क्या है बांट दिया गया है अध्याय में। फिर बात आती है भाग 6 को, जो बड़े बड़े भाग हैं उनको अध्याय में डिवाइड किया गया है जो कि एक अनुच्छेद 152 से 237 तक। अध्याय 1 यहाँ पे आता है सामान्य, तो 152 से मतलब 152 से 237। वहीं अध्याय 2 कार्यपालिका जो है 153 से 167। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल 168 से 212। वहीं अध्याय जो चौथा है राज्य की विधायी अधिकार अनुच्छेद 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232। वहीं जो अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। फिर भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग खा में जो कुछ है इसमें से जो कि 238 को निरस्त किया गया। भाग 8 जो है संघ राज क्षेत्र 239 से 242। भाग 9 पंचायतों के विषय में 243 से 243 यानी अड़ा। इसके बाद भाग 9 का नगर पालिकाएं हैं 243 ता से 243 या छा तक। भाग खा की बात आती है जो कि 243 जेडएस से 243 जेडटी तक, इसमें से सहकारी समितियां। भाग 10 की बात आती है अनुसूचित
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध यानी रिलेशन, तो 245 से 263। फिर आती है भाग, इसमें से चैप्टर बटे हुए हैं, वही चैप्टर फर्स्ट विधायी संबंध 245 से 55। चैप्टर सेकंड प्रशासनिक संबंध 256 से 263। फिर भाग 12 की बात आती है, तो इसमें से वित्त संपत्ति संविधाएं जो कि 264 से 300 का इसमें से अध्याय है। जैसे कि अध्याय की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपरली फर्स्ट जो कि वित्त 264 से 291, अध्याय 2 इसमें से उधार से संबंधित 292 से 293, अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार 294 से 300, अध्याय 4 इसमें संपत्ति का अधिकार जो कि है इसमें से प्रॉपर बात करें 300 का। भाग फिर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन जो सर्विसेज हैं जो कि अनुच्छेद 308 से 323। इसके बाद जो है अध्याय फर्स्ट सेवाएं 308 से 314, अध्याय सेकंड लोक सेवा आयोग जो है 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण 323 का से 323 का। भाग 15 निर्वाचन 324 से 339 का। फिर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 अनुच्छेद। भाग जो 17 है राज्यसभा, इसमें से चैप्टर डिवाइड है, यानी एक फर्स्ट में संघ की भाषा, चैप्टर 2 में क्षेत्रीय भाषाएं और चैप्टर 3 में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जो भाषाएं यानी 348 से 349। फिर अध्याय 4 जो है विशेष निर्देश 350 से 351। वहीं अनुच्छेद जो है आपात उपबंध 352 से 360, ये भाग 18। भाग 19 जो है प्रकीर्ण 361 से 367। वहीं भाग 20 में संविधान का संशोधन 368। भाग 21 से 300 अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग जो 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी जो प्राधिकरण, ये सारी चीजें तो ध्यान रखना। तो ये सभी 393 से 395। ओके, तो अच्छा एक चीज और सोचने योग्य है, आप सोच रहे होगे ना कि भाग तो भाई जो पहले तो 22 थे लेकिन अब 25 है, तो ये 25 कैसे हो गए, जरा देखो ना, ये है ये सब बढ़ गए। ठीक है, तो पहले अब ये 25 भाग है। अनुच्छेद यहाँ पे आप 395 देख रहे हो, लेकिन इसमें जो ऐड हुए हैं अब 460 प्लस अनुच्छेद हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है मूल तौर से। और अभी अब देखो भाषाई प्रांत आयोग जो है, भाषाई आयोग और समितियां इसके संबंध में, तो भाषाई प्रांत आयोग जिसका गठन 1948 में वेरी फर्स्ट टाइम, अध्यक्ष इसके धर साहब रहते हैं। ये रिपोर्ट सौंपते हैं दिसंबर 1948 में। इनकी अनुशंसा होती है कि राज्यों का गठन वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ना कि भाषाई आधार पर हो। जो राज्यों का गठन हो वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हो और भाषाई आधार को ये मानने से मना कर देते हैं। ये अपना प्रशासनिक सुविधा का आधार बनाते हैं। इसके बाद जेपीबी जवाहरलाल नेहरू, इसमें से वल्लभ भाई पटेल, और इसमें जो जेपीबी तो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं और जो पटाभी सीतारामैया होते हैं। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल में जेवीपी है, सॉरी जेवीपी, वही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। तो गठन इसका 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया इसके सदस्य होते हैं। रिपोर्ट अपनी ये 1948 में सौंपते हैं। इनकी अनुशंसा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकृत कर देते हैं कि ये भाषाई आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन 1953 में, इसकी अध्यक्षता फजल अली साहब करते हैं। इसके जो सदस्य हैं के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। रिपोर्ट ये 1955 में सौंपते हैं। अनुशंसा होती है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा, लेकिन कोई एक अकेला भाषाई आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मतलब ये स्वीकार करते हैं, ये आपकी समिति है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली जी की अध्यक्षता में गठित होता है,
लेकिन केवल एक आधार नहीं हो सकता। अब भाई आंध्र प्रदेश का गठन होता है इसी के आधार पे तात्कालिक गठन। देखो जो श्री रामुलू 56 दिन की भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो मृत्यु है वो एक तरीके से आग में घी डालने का काम करती है। फिर जो 1 अक्टूबर 1953 को गठन हो जाता है आंध्र प्रदेश का, इसके बाद भाषा के आधार पे जो गठित देश का पहला राज्य होता है, और जो 2 जून 2014 को ये इसका विभाजन होकर तेलंगाना एक दूसरा नया राज्य निकलता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों के गठन की तिथियों की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश वेरी फर्स्ट टाइम भाषा के आधार पे 1953 1 अक्टूबर। इसके बाद आती है बात गुजरात की 1 मई 1960, फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963, फिर हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय जो है 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो ये इनका टाइम सेम है। फिर सिक्किम की बात आती है 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। और मैंने जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो इन दोनों के बारे में तो डिटेल्स मिजोरम और अरुणाचल के बारे में। इसके बाद गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, ध्यान रख फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम आते हैं नागरिकता। देखो भैया जो है ये संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, मतलब इसमें से प्रावधान दिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक तो नागरिक हैं, एक विदेशी हैं। ठीक है, विदेशियों में भी एक मित्र और एक शत्रु है। इसमें से इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। वहीं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा पारित किया गया संसद के द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जो है इसके तहत जो केवल जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल नागरिकों को हैं, बाकी जो है इसमें से ये मात्र नागरिकों को है, ये विदेशियों को नहीं है। भारत के जो नागरिक जन्म से या प्राकृतिक तौर से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में, तो ये ध्यान रखना। लेकिन भारत में प्राकृतिक तौर से और जन्म के तौर पे भी राष्ट्रपति बना जा सकता है। दोहरी नागरिकता है अमेरिका में राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था अपनाया गया है अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। वहीं इससे संबंधित कुछ और तथ्य है, पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ जो हैं व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 के तहत इसमें से कुछ बातें करी गई हैं। डिटेल वाली क्लास में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करता हूं। वहीं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के जो ओरिजिन ऑफ इंडियन हैं तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 करता है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 कहता है। इसके बाद नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार, तो ये नागरिक और विदेशियों को, तो यहाँ से आप देखो कि भाई अनुच्छेद 14 नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, बल्कि कुछ राइट्स जो कि मैंने वहां बताया नागरिकों को, वो विदेशियों को नहीं, तो अनुच्छेद 14 विदेशियों को भी प्राप्त है, नागरिकों को तो है ही। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 समता का अधिकार। ठीक है, इसमें से बाकी डिटेल से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। वहीं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशियों को प्राप्त है, ऐसा कह लो। नागरिकों को तो है ही। देखो कुल मूल अधिकार 6 हैं, एक नज़र में आप इसे देखने का प्रयास करो। समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट के बारे में, तो संसद नए राज्यों का गठन निर्माण कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के साथ। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को ही है। वहीं लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन जो आरक्षित 20 सीटों का आवंटन है लोकसभा में, जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए
आरक्षित 20 सीटें। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 14 राज्य, स्टार्टिंग में जो 56 में सिफारिश करी गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग, और 6 यूनियन टेरिटरी थी, तो इसका भी ध्यान रखना। नागरिकता की प्राप्ति और अंत कैसे हो सकती है, तो अगर हम प्राप्ति की बात करते हैं तो जन्म से, जैसे कि भारतीय नागरिकता का आधार मतलब क्या है, जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश परंपरा के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, और अर्जित भूमि के कोई जीता हुआ क्षेत्र को अगर भारत मान लो जीत ले तो उसकी समामेलन के आधार पे, देशीकरण के आधार पे। वही नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, तो किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हो, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, या आप नागरिकता त्याग दो, ये सरकार भी वंचित कर सकती है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून जो है संसद बनाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 511 तक किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जो कि एकल नागरिकता है, और वहीं दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में जो है व्यतीत करने होंगे 7 साल, तभी ये पॉसिबल है कि उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकेगी। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लागू हुआ 10 जनवरी 1920 से, तो इसका भी टाइम ध्यान रखना। नागरिकता ये देगा किसे किसे, किन किन, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी ग्रुप अल्पसंख्यकों को। इनमें क्या क्या है, इसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। आपको चकमा क्या देगा, स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी की, इसमें यहूदी, तो इसमें ध्यान रखना यहूदी शामिल नहीं है, ठीक है, और मुस्लिम तो है ही नहीं, तब बहुत सारा बवाल भी हो गया था सीए एनआरसी वाला, तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है। ये चकमा मात्र यहूदी को लेकर के देगा, इसमें यहूदी जरूर शामिल करेगा, और आप इससे फिर कहेंगे कि अच्छा पारसी शामिल है या यहूदी शामिल है, तो ध्यान रखना पारसी है, इसमें से यहूदी शामिल नहीं है। इसके बाद हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अंतर्गत इसी में निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद जो 21 के तहत मेनका गांधीवाद जो 1978 में फंडामेंटल राइट्स के एक्सटेंशन की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों के द्वारा जो है कक यानी कृपाण धारण करना जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। उच्चतम और उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, तो ये भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम और उच्च न्यायालय है। वहीं नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद जो 5 है भाई, ये संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। जो 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 7 है भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात। वहीं जो 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की भी शक्ति देता है। फिर आती है बात मूल अधिकार, तो भाई हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, अपनाया है। संविधान में इनका जो उल्लेख है वो फंडामेंटल राइट्स का तो भाग 3 में है, 2 में नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ओके। अनुच्छेद देखो 14 से 18 तक, इसमें से समता के अधिकार की बात करी गई है। फिर बाकी हम 1919 से 20 तक स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। इसके बाद आती है बात 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर ये आप जो देखो इसके बारे में बाकी की जो चीजें हैं वो हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज, थैंक यू वेरी मच, ओके।